विमला की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसे सुबह से ही उल्टियां और चक्कर आ रहे थे। अरे, अब क्या हो गया तुझे? ऐसे ही लॉकडाउन के कारण मेरे बेटे मोहित की नौकरी चली गई है और तू बीमारी लेकर आ गई। एक ही बात लेकर क्यों बैठ जाती हो बार बार माँ? इस महामारी से हमें सकारात्मक होकर लड़ना है। अरे, इसको डॉक्टर बुलाकर दिखाओ, कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। ये तो अभी जवान है, ठीक हो जाएगी। इसके चक्कर में मैं ना निपट जाऊं। आप चिंता नहीं करो। कैसी तबीयत है विमला? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, आप पापा बनने वाले हैं। लो जी, यहाँ खाने की कमी से लोग मर रहे हैं और इन्हें बच्चा पैदा करने का शौक है। 2 बेटियां कम थी क्या? मैंने दोनों बेटियों को लॉकडाउन लगने से पहले ही नानी के घर भेज दिया है। आज से तुम अपने खाने पीने का खास ध्यान रखो। मैं जल्द ही नई नौकरी तलाश लूंगा। मोहित ने विमला को आश्वासन तो दे दिया था, लेकिन उसके मन में संशय था कि वो इस महामारी और लॉकडाउन के बीच नई नौकरी कहां से लेकर आएगा। जिस कपड़े की दुकान में वो काम करता था वो भी बंद हो चुकी थी और जो पैसे भविष्य के लिए बचा कर रखे थे वो भी खत्म होने को आ गए थे। ए जी, मुझे पता है आप किस चिंता में हैं और इस वक्त ये मेरा यूं गर्भवती हो जाना आपकी परेशानी को और बढ़ा दिया है। इस वक्त मुझे सिर्फ तुम्हारी और हमारे बच्चे की चिंता है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन नहीं खुलता है। मोहित निश्चय करता है कि वो सभी को लेकर अपने गांव चला जाएगा। धीरे धीरे हमारे सारे पैसे खत्म हो गए। बस हफ्ते भर का ही राशन बचा है। ना जाने कब खत्म होगा ये लॉकडाउन। पड़ोस में रहने वाली संतोष चाची और आसपास के सभी लोग गांव जा रहे हैं। हमें भी गांव चले जाना चाहिए। अगर यहाँ रहेंगे तो हम सब भूख से मर जाएंगे। लेकिन जाएंगे कैसे? लॉकडाउन की वजह से कोई भी ट्रेन या बस नहीं चल रही है। मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। हम कल ही गांव के लिए रवाना हो जाएंगे। मोहित कई गाड़ी वाले, रिक्शा वाले और बैलगाड़ी वाले से बात करता है, लेकिन कोई भी उसे गांव तक छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। मोहित निराश होकर घर वापस आ जाता है। ये मैंने बचे खुचे खाने का सामान पैक कर लिया है, रास्ते में काम आएगी। कोई भी हमें गांव तक पहुंचाने के लिए तैयार नहीं हुआ। आप क्यों नहीं अपने मालिक से बात करते हैं? शायद वो हमारी थोड़ी मदद कर दे। तुम ठीक कहती हो, मालिक हमारी मदद जरूर करेंगे। मोहित अपने मालिक को फोन लगाता है। सलाम मालिक, आपको तो पता ही है कि इतने दिनों से सब काम बंद है। मेरे सारे बचत के पैसे भी खत्म हो गए हैं। मैं अपने परिवार को लेकर गांव जाना चाहता हूं। हमारी लुगाई भी 8 महीने की गर्भवती है। कुछ मदद हो जाती तो बहुत अच्छा होता साहब। अरे, यहां सारा काम धंधा बंद है और तुझे पैसे चाहिए? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना बोल मालिक फोन पटक देता है। मोहित निराश होकर रोने लगता है। आप निराश मत होइए, हम लोग पैदल ही गांव जा सकते हैं। लेकिन इस हालत में मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। किसी भी समय हमारा बच्चा आ सकता है। आप चिंता ना कीजिए, यहां रहकर मरने से अच्छा है हम पैदल ही गांव की ओर चलें। अगले दिन विमला, मोहित और रजवंती पैदल ही अपने गांव की ओर निकल पड़ते हैं। विमला बड़ी मुश्किल से ही चल पा रही थी। तेज गर्मी की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी। हर आधे घंटे चलने के बाद वो थक कर जमीन पर बैठ जा रही थी। अब मुझसे नहीं चला जा रहा, मेरे पैर पूरी तरह सूज गए। मुझे चक्कर आ रहा है। लो, थोड़ा पानी पी लो और थोड़ी देर यहीं बैठकर आराम कर लो। मैं किसी से मदद मांगने की कोशिश करता हूं। पूरा रास्ता सुनसान था। सिर्फ गरीब मजदूर शहर से गांव की ओर जा रहे थे। कोई भी मदद के लिए सामने नहीं आया। मोहित विमला के पास जाता है। अब मैं ठीक हूं। मुझे माफ कर दो, मैं इस समय तुम्हारा ख्याल नहीं रख पा रहा हूं। तुम्हें इतनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। तुम बस मेरे साथ हो, मुझे सारी तकलीफों से लड़ने की हिम्मत मिल जाती है। तभी एक पुलिस वाला वहां आता है। हाँ भाई,
तुम्हें पता नहीं है कि लॉकडाउन लगा हुआ है? साहब, हमें अपने गांव जाना है। इस महामारी में हमारा सब कुछ खत्म हो गया। मेरी पत्नी 8 महीने की गर्भवती है। मेरी बुजुर्ग मां के घुटने में दर्द रहता है। फिर भी भुखमरी से बचने के लिए हम गांव जा रहे हैं। देखो भाई, मेरा प्रोफेशन मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता है, लेकिन मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं। मैं भी एक इंसान हूं। चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव तक छोड़ दूंगा, ठीक से? बहुत मेहरबानी होगी साहब। पुलिस वाला सभी को अपनी गाड़ी में बिठाकर उनके गांव तक छोड़ देता है। मोहित उनका बहुत धन्यवाद करता है। रजवंती उसे बहुत आशीर्वाद देती है। गांव में मोहित खेतीबाड़ी करने लगता है और विमला का बहुत ही ख्याल रखता है। लॉकडाउन की वजह से हमें बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा। हमारी जिंदगी बदल गई। 2 वक्त की रोटी के लिए हम मोहताज हो गए। इस महामारी ने न जाने कितने लोगों की जान ले ली है। ठीक कहती हो विमला। परिस्थिति चाहे जो भी हो, अगर अपनों का साथ हो तो हर परिस्थिति से लड़ा जा सकता है। ज्योति शहर के छोटे से अस्पताल में नर्स का काम करती थी। उसका पति राकेश शहर के एक सेठ के घर में ड्राइवर की नौकरी करता था। घर में उन दोनों के अलावा उनकी 5 महीने की एक छोटी सी बच्ची और राकेश की बूढ़ी माँ रहती थी। उनकी आमदनी कम थी और खर्चा ज्यादा। बस किसी तरह उनके जीवन की गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी कि अचानक एक दिन भूचाल आ गया। उस दिन शाम को जब राकेश घर आया तो बहुत परेशान था। उधर ज्योति का मुंह भी उतरा हुआ था। राकेश कुछ कहता उससे पहले ज्योति बोली, शहर में कोरोना के केस बहुत बढ़ गए हैं। कल से सभी नर्सों को ओवरटाइम करने का आदेश मिला है। मैं कल से 10 बजे से पहले घर नहीं आ पाऊंगी। एक बुरी खबर तो मेरे पास भी है। कल से मेरे सेठ का ऑफिस भी बंद होने वाला है, इसी कोरोना के लॉकडाउन के चलते। इसलिए उसने मुझे 1 महीने की पगार देकर नौकरी से निकाल दिया। तब तक वहां उसकी माँ भी आ गई। अरे बहू, तू अगर 10 बजे तक अस्पताल में रहेगी तो बच्ची को दूध कौन पिलाएगा? इस उम्र में बच्ची को कम से कम एक बार माँ का दूध पिलाना भी जरूरी होता है। क्या करूँ माँ, अगर ये आदेश नहीं माना गया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इनकी नौकरी भी छूट गई है। इस तरह गुजारा कैसे चलेगा माँ? माँ भी समझ गई कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अगले दिन से ज्योति ने ओवरटाइम करना शुरू किया और घर पर माँ और राकेश बच्ची की देखभाल करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि मुसीबत कभी अकेली नहीं आती है। अस्पताल में दिन रात कोरोना मरीजों की सेवा करते करते ज्योति खुद भी कोरोना पॉजिटिव होकर उसी अस्पताल में एडमिट हो गई। उसे पूरे 2 हफ्ते हो गए अपने परिवार से मिले और अपनी बच्ची की शक्ल देखे हुए। इधर राकेश को मिली सैलरी और घर में जमा पैसे भी धीरे धीरे खत्म होने लगे थे। उसके पैसे खत्म होने का एक बड़ा कारण ये था कि इस लॉकडाउन में कुछ लालची लोग दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाकर खाने पीने की चीजों जैसे दूध, फल, अनाज की कालाबाजारी कर रहे थे। वे लोग बड़ी बेशर्मी से इन चीजों को तिगुने चौगुने दामों पर बेच रहे थे। एक दिन राकेश की माँ उसके पास आई और कहा, बेटा, दूध खत्म हो गया है। बच्ची सुबह से रो रही थी। रात का जो थोड़ा सा दूध बचा था मैंने उसमें पानी मिलाकर बच्ची को पिलाकर सुला दिया है, मगर शाम को फिर बच्ची जैसे ही उठेगी उसे फिर दूध चाहिए होगा। कुछ कर बेटा। सारा शहर लॉकडाउन की वजह से सन्नाटे की गिरफ्त में था। राकेश बाहर जाने से बहुत डर रहा था कि कहीं पुलिस उसकी कुटाई न कर दे, मगर अपनी बच्ची की हालत देखकर उसके अंदर के पिता से रहा न गया। अब चाहे सर फूटे या टांग टूटे, मैं अपनी बच्ची के लिए दूध लाकर ही रहूंगा। इस तरह पक्का इरादा कर राजेश मास्क लगाकर घर से निकला। उसकी जेब में केवल 150 रुपए पड़े हुए थे। शहर की सारी दुकानें बंद पड़ी थीं। काफी देर तक इधर उधर भटकने के बाद राकेश को एक दुकान नजर आई। दुकान का दरवाजा खुला हुआ था। उस दुकान में केवल उसका मालिक था, जो दुकान का सामान समेटकर दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था। राकेश दुकान के पास पहुंचता है। अब कोई है? क्या है? दिखता नहीं मैं दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा हूं। आज की दुकान का समय खत्म हो गया है। अब जो कुछ भी लेना है कल आना। अगर पुलिस ने देख लिया ना कि दुकान अभी तक खुली हुई है तो आकर मेरी धुलाई कर देगी। ऐसा मत करो भाई, घर में मेरी 5 महीने की बच्ची भूख से तड़प रही है। 1 पैकेट दूध दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। 1 पैकेट दूध के 100 रुपए लगेंगे। ऐसा जुल्म मत करो भाई। 20 रुपए पैकेट वाले दूध को कल तक तुम लोग
70 रुपए में बेच रहे थे। हम फिर भी कुछ नहीं बोल रहे थे, मगर आज अचानक 100 रुपए कर दिया। अरे भाई, क्यों हम गरीबों को मारने पर तुले हुए हो? देख भाई, मेरे पास तुझसे बहस करने का समय नहीं है। लेना है तो ले, नहीं तो चल, रास्ता नाप चल। दुकानदार की इस ढिठाई पर राकेश का खून खौल गया और उसका मन किया कि वहीं उस दुकानदार का सर फोड़ दे, मगर अपनी बच्ची का ख्याल कर वो चुप ही रहा और उस दुकानदार को 100 रुपए दिए और दूध लेकर घर आ गया। वो दिन तो किसी तरह कट गया, मगर अगले दिन फिर दूध की जरूरत पड़ी। आज तो राकेश की जेब में केवल 50 रुपए पड़े थे। उन्हीं 50 रुपयों को लेकर वो आज फिर उस दुकानदार के पास गया। इस बार उस दुकानदार ने उसे दूध देने से साफ मना कर दिया। 100 रुपए से 1 पैसा भी कम नहीं होगा। आज मेरे पास सिर्फ 50 रुपए है भाई, दया करो। लॉकडाउन खत्म होते ही मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। चल चल आगे बढ़, पता नहीं कहां से आ जाते हैं धंधे के टाइम दिमाग खोटी करने। राजेश वहां से निराश होकर वहां से आगे बढ़ा। काफी देर भटकने पर उसे एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई दी। दुकान खुली हुई थी और कुछ पुलिस वाले वहां बैठे चाय पी रहे थे। यहां मुझे दूध मिल सकता है, मगर कहीं ये पुलिस वाले लॉकडाउन में बाहर निकलने पर मेरी पिटाई न कर दें। मगर ऐसे चुप रहने से भी तो कुछ नहीं होगा, दूध तो मुझे हर हाल में चाहिए। इतना सोचकर राकेश उस चाय वाले के पास पहुंचा। अरे ओ भैया, ओ, ये लॉकडाउन में कहाँ घूम रहे हो हैं? मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए था भैया। देखो भैया, ये दुकान तो हम ये पुलिस वाले भैयन के चाय पिलावे वास्ते खोले रहे, समझे? बेचारों को पूरी रात ड्यूटी करनी पड़ती है, चाय की जरूरत पड़ती है इन बेचारों को। मगर तुम हमको ये बताओ कि तुम्हारे घर के पास कोनो दुकान नहीं है क्या, है जो तुम यहाँ बाजार तक चले आए दूध लेने के लिए? राकेश अपनी सारी आप बीती उसे बताता है, जिसे सुनकर चाय वाले के साथ साथ वहां बैठे पुलिस वालों की आंखें भी नम हो जाती हैं। देखो भैया, अभी हमारे पास 1 लीटर दूध बचा है। अभी तुम ये दूध ले जाओ और अपना काम चलाओ, ठीक है? और हमारा नंबर लिख लो। अब से दूध की जब भी जरूरत पड़े हमको फोन कर देना भैया, हम तुम्हारे घर में दूध पहुंचा दिया करेंगे, समझे? भैया, मेरे पास ये 50 रुपए ही बाकी है, अभी ये रख लो और बाकी के पैसे मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा, ठीक है? अरे राम राम भैया, ये कैसी बात करते हो भाई तुम, है? अरे पाप चढ़ाओगे भैया, तुम पाप चढ़ाओगे हमका। अरे हम भी एक बाप है भाई, अरे हम तुम्हारी पीड़ा समझते हैं भैया। जब पैसे हो तो दे देना, नहीं हो तो मत देना भैया, कोई ऐसी बात नहीं है, समझे? फिलहाल तुम ये दूध लेकर घर में जाओ और अपनी बच्ची को दूध पिलाओ भैया, जाओ। राकेश चाय वाले को धन्यवाद कर वहां से चला। तभी एक पुलिस वाले ने पीछे से उसे टोका। 1 मिनट रुकना, तुमने बिना परमिट लॉकडाउन में बाहर निकलने का कानून तोड़ा है, तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा। राकेश के हाथ पांव फूल गए। उसने कांपते हुए कहा, साहब, मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपए बचे हैं, इसे ले लीजिए साहब। वो पुलिस वाला राकेश के पास आया और मुस्कुराते हुए 500 का एक नोट राकेश के हाथ पर रखता हुआ बोला, लो, ये है तुम्हारा जुर्माना। अरे भाई, इससे अपने घर के लिए खाने पीने का सामान खरीद लेना, ठीक है? और जितना हो सके घर से बाहर कम निकलिए भाई। अब घर जाओ और हाँ, जरा उस दुकानदार का पता तो बताना मैंने, जो इस लॉकडाउन में रातों रात लखपति बनने का सपना देख रहा है। पुलिस के डंडों के सही हकदार ऐसे लोग हैं। फिर राकेश पुलिस वालों को उस दुकानदार का पता बता देता है। राकेश जब वहां से चला तो उसका रोम रोम उस चाय वाले और पुलिस वालों को आशीर्वाद दे रहा था। दुनिया चाहे पुलिस वालों को कुछ भी बोले, लेकिन मेरे लिए तो आज साक्षात भगवान ही पुलिस वालों और चाय वाले भैया के रूप में आए हैं। आज मैं समझ गया कि चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, भगवान की नजरों में अपने भक्तों का ध्यान हमेशा बना रहता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।